ओके चलो स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे ना, स्ट्रेट लाइन का रिवीजन करेंगे। और रिवीजन मतलब ये मत समझो कि मैं पूरा एक्सरसाइज मतलब सारे के सारे क्वेश्चन करने वाला, वो सब कर चुके हैं है ना। वीडियो भी है आपके पास, क्वेश्चन आपका आंसर भी कुछ लिख चुके हो। इनफैक्ट मैंने आपको पीडीएफ दिया था है ना। यस सर। हाँ यस सर। ओके ओके ओके। और थोड़ा सा खुद का भी दिमाग लगाओ। अच्छा स्ट्रेट लाइन में पहला है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट पी क्यू है, उनका कोऑर्डिनेट दिया गया होगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट ओवर। और हमने बताया था यहाँ पर x2 माइनस x1 लिखो या फिर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लिखो, भी कोई फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायरिंग कर रहे हो, ठीक है कि नहीं। ये तो इसमें कितनों को चाहिए मैं एक्सपांड और करूँ, आप खाली याद रखना है। ओके नो सर। ओके। नो सर। अब आता है सेक्शन फार्मूला। नो सर। हाँ सेक्शन फार्मूला में बेटे, सेक्शन फार्मूला दो तरह से आता है। एक होता है इंटरनल डिवीजन, एक होता है एक्सटर्नल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन मतलब एक पॉइंट दो पॉइंट को इंटरनली डिवाइड करेगा, और एक्सटर्नल डिवीजन मतलब एक पॉइंट दो पॉइंट को एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। पहले देखते हैं इंटरनल डिवीजन। हमारे पास यहाँ पर देखो ए एक पॉइंट है, बी एक पॉइंट है। मैं इसको थोड़ा काला कलर का पेन ले आता हूँ, काला मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है अभी। ओके थोड़ा और इसे गाढ़ा कर लेते हैं बस। हाँ तो बेटा ए एक पॉइंट है, बी एक पॉइंट है, और मानो पी नाम का कोई एक पॉइंट ए बी को इंटरनली एम इज टू एन रेशियो में डिवाइड करा है। और देखो बेटा जब हम बोलेंगे कि पी इज डिवाइडिंग ए बी इन द रेशियो ऑफ एम इज टू एन, तो ए के तरफ एम पार्ट रहना चाहिए, बी के तरफ एन पार्ट रहना चाहिए। अगर आप बोलोगे कि पी इज डिवाइडिंग बी ए इन द रेशियो ऑफ देन एन इज टू एम बोलोगे बी के पास, तो जैसे आप बोलोगे उसी तरह। अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है तो ए के तरफ एम पार्ट, बी के तरफ एन पार्ट रहना चाहिए। क्लियर है नॉट? अच्छा यस। हाँ यस सर। यस। और इस हाँ और बेटा देखो जब ये इंटरनली डिवाइड करेगा तो ये 3 पॉइंट एक लाइन के ऊपर है रहेंगे, ठीक है ना। तीनों पॉइंट एक लाइन के ऊपर, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं, यस बस। हाँ और बेटे जब डिवाइड कर रहा है इंटरनली तो ए पी बी एक ही लाइन पे रहेंगे, है ना, एक ही लाइन पे रहेंगे। हाँ तो यहाँ पर हमें पी का अगर कोऑर्डिनेट निकालना होगा, ए बी का कोऑर्डिनेट दिया गया होगा और पी का कोऑर्डिनेट निकालना होगा। मानो पी का कोऑर्डिनेट एक्स वाई, तो पी का कोऑर्डिनेट ये फार्मूला से लगाओगे, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन, एम वाई टू प्लस एन एम प्लस। ठीक है, इस पर और एलाबोरेशन की जरूरत है? नो सर। हाँ एक्सटर्नल डिवीजन बट यहाँ पर हाँ खाली फार्मूला में प्लस लिखा है, प्लस के जगह माइनस। फार्मूला में इंटरनल डिवीजन के फार्मूला में जहाँ पर प्लस लिखा है, एक्सटर्नल डिवीजन के फार्मूला में वहाँ पर माइनस, बाकी सब सेम टू सेम है। लेकिन एक्सटर्नल डिवीजन होता क्या है, यहाँ पर देखो बेटे, सॉरी यहाँ पर हमारा जो ये पॉइंट है पी है, ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड करें, मतलब बाहर से डिवाइड करें। मतलब क्या है देखो बेटे, बोल रहा है कि P इज डिवाइडिंग ए बी इन द रेशियो एम इज टू एन एक्सटर्नली। P ए बी को एक्सटर्नली एम इज टू एन रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो मतलब A से P तक का डिस्टेंस डिवाइडेड बाई B से P तक का डिस्टेंस, जैसे यहाँ पर भी वही हुआ था, A से P तक का डिस्टेंस डिवाइडेड B से P तक का डिस्टेंस, एम इज टू एन था ना, इसीलिए तो बोल रहे थे P इज डिवाइडिंग ए बी इन द रेशियो एम इज टू एन। एक्सटर्नली भी वही हो रहा है, बस खाली बाहर से डिवाइड करा है। तो वो बोल रहा है कि P इज डिवाइडिंग ए बी इन द रेशियो एम इज टू एन एक्सटर्नली। तो ए का तरफ एम रहेगा, ए पी का लेंथ डिवाइड बाई बी से पी तक का लेंथ आएगा एम बाई एन। क्लियर और नॉट? बस तो इस केस में अगर हमें पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट चाहिए तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन बाई एम वाई बाई माइनस एन एम वाई टू माइनस एन वन। क्लियर और नॉट? अच्छा यस सर। यस। सुनो मेरे बात। सपोज आपको एक मतलब ए का कोऑर्डिनेट पता है, बी का कोऑर्डिनेट पता है, पी का भी कोऑर्डिनेट पता है। बस आपको ये जानना है कि पी ए बी को कौन सा रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान सुनो, मतलब आपको ए का कोऑर्डिनेट पता है, बी का कोऑर्डिनेट भी पता है, पी का कोऑर्डिनेट भी पता है, बस खाली ये पता करना है कि पी ए बी को कौन सा रेशियो में डिवाइड कर रहा है।
अच्छा देखो, पी ए बी को इंटरनली भी डिवाइड कर सकता है, एक्सटर्नली भी डिवाइड कर सकता है ना, कैसे भी डिवाइड कर सकता है। अगर पी ए बी को डिवाइड कर रहा है, इंटरनली भी कर सकता है, एक्सटर्नली भी कर सकता है, वो तो हमें पता नहीं ना। हमें ए पी बी का कोऑर्डिनेट पता है, लेकिन थोड़ी ना ये पता है कि पी ए बी को इंटरनली डिवाइड करे कि एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है ना। लेकिन हमें रेशियो चाहिए, कौन से टाइप का डिवीजन हुआ, रेशियो चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एस्यूम करेंगे मानो इंटरनल डिवीजन हुआ है, एस्यूम करेंगे, है ना, मानो इंटरनल डिवीजन हुआ है। क्लियर और नॉट? ओके, यस सर। बस यस सर। जैसे ही वहाँ पर निकाले थे तो बेटे पक्का x का वैल्यू क्या होगा ना, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन, वाई का वैल्यू क्या होगा, एम वाई टू प्लस एन एम प्लस एन। वो दोनों कोई उनमें से कोई बस एक इक्वेशन से, दोनों दो से नहीं, बस एक ही इक्वेशन से आपको m बाई एन का वैल्यू मिल जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे किए थे, है ना, आपको m बाई एन का वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर और नॉट? मानो आपको पॉइंट Yes, एक sir. दे रखा है बी, तो बेटे कोई बस एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन, उसी से भी एम प्लस एन का एम बाई एन का वैल्यू मिल जाएगा फिर। तो अगर बेटे आपका एम बाई एन का वैल्यू एक पॉजिटिव नंबर आया, मानो 1/2 आया, पॉजिटिव नंबर आया, तो आप सीधा क्या बोल दोगे कि पॉइंट पी इज डिवाइडिंग ए बी इन द रेशियो 1:2 इंटरनली, क्योंकि पॉजिटिव है और आप इंटरनली भी लिए थे। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। Yes, sir. हाँ, Yes, लेकिन अगर ये रेशियो आपका नेगेटिव आ जाता है तो इसका मतलब रेशियो ठीक है, रेशियो इज 1/2, लेकिन आपने जो अस्यूम किए थे इंटरनल डिवीजन वाला वो गलत है। सही क्या है ना, पॉइंट पी इज एक्चुअली डिवाइडिंग ए बी एक्सटर्नली इन द रेशियो ऑफ 1:2। ठीक है ना? लेकिन हाँ, लेकिन शुरुआत करोगे अस्यूम करके कि इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगाओगे, वहाँ से एम बाई एन का वैल्यू निकालोगे। अगर एम बाई एन का वैल्यू पॉजिटिव आया तो इंटरनल डिवीजन हुआ है, अगर एम बाई एन का वैल्यू नेगेटिव आया तो एक्सटर्नल डिवीजन हुआ है। ये सब करे थे। अरे भाई और इसको क्या एक्सपांड करें, यहाँ टाइम चला जाता है एक ही चीज़ों के ऊपर। खुद पढ़ो भाई। हेलो, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? yes, sir. यस सर। हाँ Yes, sir. हाँ, तो अगर मैं एक दिन में ये चीज़ पढ़ाता हूँ, उसको आप उसी दिन नहीं पढ़ते हो ना, गलती किसका है बताओ? आप अगर हमें इस दिन आज पढ़ाया, आज का पढ़ाई आज ना पढ़ के 2 दिन के बाद पढ़ोगे, किसका गलती है? हमारा गलती है? बताओ। ओके, मिड पॉइंट मतलब क्या होता है बेटे, ये ए एक पॉइंट है, बी एक पॉइंट है, इन दोनों का बीच में जो मिडिल में जो पॉइंट होता है ना, मतलब ये लेंथ एंड ये लेंथ इक्वल। तो यहाँ पर पी का कोऑर्डिनेट एक्स वाई कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला आके x1 प्लस एक्स टू बाई टू, एक्स1 प्लस एक्स टू बाई टू, इसका y कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, y1 प्लस y2 बाई टू। क्लियर और नॉट? यस सर। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल, भाई एक ट्रायंगल है, उसका तीनों कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 x3 y3 है। सेंट्रोइड मतलब ये ट्रायंगल का तीनों मीडियन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हो, मीडियन मतलब एक वर्टेक्स से दूसरे साइड को बाइसेक्ट करता हुआ लाइन को मीडियन बोला जाता है। तो ये एक मीडियन है, ये भी एक मीडियन है जो कि अपोजिट साइड को बाइसेक्ट कर रहा है, ये वर्टेक्स से जा रहा है। तो जिस जहाँ पर तीनों मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं वो वाला पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रोइड। और मुझे अगर ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट पता है तो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट निकालना बहुत आसान है। सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट मानो सेंट्रोइड इज जी और उसका कोऑर्डिनेट मानो एक्स कमा वाई है, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा ना, x1 प्लस एक्स2 प्लस एक्स3 बाई थ्री, वाई का वैल्यू क्या होगा ना, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई थ्री। क्लियर और नॉट? हेलो? यस सर। यस सर। हाँ, लेकिन सेंट्रोइड को लेके आपका 2D में आपका बुक में कोई भी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन 3D में सेंट्रोइड को लेके है, जहाँ पर खाली और एक Z1 Z2 Z3 जुड़ जाता है ना? याद है ना, पढ़ाया था सब चीज़ें? Yes, sir. हाँ Yes, sir. Yes, sir. ओके, इन सेंटर, यही इन सेंटर वाला चीज़ हम मतलब 3D में भी किए हैं। 2D में इसका कोई भी क्वेश्चन नहीं है, तो 2D के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन 3D में अगर इसके रिलेटेड कुछ, 3D में भी इन सेंटर को लेकर कोई क्वेश्चन नहीं है। इनफैक्ट 3D में सिर्फ सेंट्रोइड को लेकर क्वेश्चन है, 3D में सिर्फ और सिर्फ सेंट्रोइड को लेकर क्वेश्चन है, तो सेंट्रोइड को लेकर ही क्वेश्चन 3D में आएगा। इन सेंटर खाली फॉर्मूला याद रख लो, है ना, आपको इन सेंटर को लेकर कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा। खाली याद रखो बेटे, ये एक ट्रायंगल है, वहाँ पर ए का वर्टिसेस दे रखा है, सॉरी ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है, वर्टेक्स बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है, वर्टेक्स सी का कोऑर्डिनेट दे रखा है। बेटा वर्टेक्स बी का जो अपोजिट साइड है उसका लेंथ को हम स्मॉल बी बोलते हैं। वर्टेक्स ए का जो अपोजिट साइड है, बीसी साइड, उसका लेंथ को स्मॉल ए बोलते हैं। वर्टेक्स सी का जो अपोजिट साइड है उसका लेंथ को हम स्मॉल सी बोलते हैं। मेरा बात समझ रहे हो बेटे? बस,
तो आप Yes, एबीसी, sir. हाँ, तो आप एबीसी कैसे निकालोगे ना, बीसी का लेंथ निकाल दोगे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, बी कैसे निकालोगे, एसी का लेंथ निकाल दोगे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, सी कैसे निकालोगे, एबी का लेंथ निकालोगे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। ओके ठीक है, एबीसी का वैल्यू पता चल गया, एबीसी पता चल गया, x1 x2 x3 सब पता है बस। तो ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2, सी का कोऑर्डिनेट है x3 y3, ध्यान रखो है ना, ए का x1 y1, बी का x2 y2, सी का x3 y3, ऐसा ही आपको लेना है, क्लियर, उल्टा पुल्टा नहीं बस। तो इनका इन सेंटर, ये ट्रायंगल का इन सेंटर, और इन सेंटर क्या होता है बेटे कि एक ट्रायंगल का तीनों एंगल बाइसेक्टर जहां पर मीट करते हैं, दैट इज योर इन सेंटर है ना। ये जो एंगल है बी एंगल को अगर बाइसेक्ट करे, मतलब दिस एंगल बी को अगर बाइसेक्ट आधा आधा कर दे, ये क्या एंगल बाइसेक्टर है। सी एंगल को अगर आधा आधा कर दे है ना, ये क्या एंगल बाइसेक्टर है। उसी तरह ए को अगर आधा आधा कर दे, एंगल बाइसेक्टर, तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मीट करता है कहते हैं उसको बोलते हैं इन सेंटर। और मानो इन सेंटर का कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, तो इन सेंटर का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला के निकालेंगे, x इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बाई प्लस ई प्लस सी, y इज इक्वल टू ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बाई प्लस ई प्लस सी। इसको लेकर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, डोंट वरी अबाउट इट, क्लियर और नॉट। हेलो Yes, sir. हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तीनों वर्टिसेस आपको दे रखे होंगे, ट्रायंगल का एरिया निकालने का ये फार्मूला है, और ये फार्मूला भी मैंने आपको याद रखवाया था। पहला बात है आपको याद रखिए, इस फार्मूला में पहले x और ब्रैकेट के अंदर वाई वाई, पहले x ब्रैकेट के अंदर वाई वाई, पहले x ब्रैकेट के अंदर वाई वाई। कैसे याद रखोगे, पहले x बाद में y हमेशा आता है ना, ऐसे याद रखो, क्लियर। अरे है, समझ में आ रहा है? Yes. हाँ Yes, sir. हाँ। Yes, sir. फिर भाई देखो जो नंबरिंग साइक्लिक ऑर्डर में करोगे, 1 2 3 2 3 1 3 1 2, राइट, मॉड दिए हाफ, मतलब इसका वैल्यू जो आएगा उसका मॉड दैट इनटू 1/2, 2 से डिवाइड कर दो, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके अब सुनो मेरे बात, एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा के हम पता कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा के पता कर सकते हैं 3 पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं। देखो अगर 3 पॉइंट कोलिनियर होंगे ना, मतलब कोलिनियर मतलब 3 पॉइंट अगर कोलिनियर होते हैं, यस मतलब दे आर ऑन द सेम लाइन। ये देखो ये 3 पॉइंट कोलिनियर है क्योंकि दे आर ऑन द सेम लाइन। तो अगर ए बी सी 3 पॉइंट अगर कोलिनियर होते हैं तो बेटे ए बी सी को लेके अगर हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, वो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 0 होगा, है ना। ए बी सी ट्रायंगल का एरिया 0 होगा। तो आपको ए का कोऑर्डिनेट दिया जाएगा, बी का कोऑर्डिनेट दिया जाएगा, सी का कोऑर्डिनेट दिया जाएगा, आप ए बी सी ट्रायंगल का एरिया निकालोगे, और अगर ये एरिया गलती से 0 आ गया तो इसका मतलब क्या है, ए बी सी आर ऑन ए स्ट्रेट लाइन, दे आर कोलिनियर, क्लियर है ना। हेलो Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ठीक है। उसी तरह बेटे डिस्टेंस फॉर्मूला के भी कोलिनियरिटी चेक किया जा सकता है। बेटे देखो जब ए बी सी कोलिनियर होते हैं, हाँ अगर ए बी सी बेटे कोलिनियर होते हैं तो मानो इधर ए इधर बी इधर सी, या फिर इधर ए इधर सी इधर बी, हाँ ये भी है ना, 6 तरह से अरेंजमेंट कर सकते हैं ना एबीसी को, ये सब में एबीसी कोलिनियर है। तो इस केस में क्या होता है, कोई दोनों का लेंथ कोई दो का लेंथ का सम तीसरे का लेंथ के साथ बराबर होता है। मतलब यहाँ पर आप देखो अगर आप ए बी का लेंथ में बी सी का लेंथ को ऐड कर दोगे आपको ए सी का लेंथ मिल जाएगा, है ना। तो आप क्या करोगे ना, ए बी का लेंथ निकालोगे, बी सी का लेंथ निकालोगे, ए सी का लेंथ निकालोगे, देखोगे अगर ये दोनों का सम ये हो गया तो दे आर कोलिनियर। और अगर ऐसा होता है तो ए सी का लेंथ प्लस सी बी का लेंथ विल बी इक्वल टू बी का लेंथ, ऑब्वियसली। तो बेटा कोई दो का लेंथ का सम तीसरे का लेंथ के साथ बराबर होगा। ओके अब आते हैं बेटा स्लोप, क्लियर और नॉट। हेलो Yes, sir. Yes. हाँ Yes, sir. हाँ ओके, स्लोप ऑफ ए लाइन। बेटे स्लोप ऑफ ए लाइन जानने से पहले पहला होता है इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन, जिसको थीटा बोलते हैं। और इधर एक छोटा सा उसने एक चीज़ लिखना भूल गया कि एंगल बिटवीन द लाइन एंड पॉजिटिव डायरेक्शन एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और हमेशा याद रखो बेटे 11th में 12th में हर जगह आपको याद रखना है, जब भी हम रोटेशन स्टार्ट करते हैं एक्सिस से रोटेशन करते हैं, एक्स एक्सिस से रोटेशन करते हैं, क्लियर और नॉट, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से रोटेशन करते हैं,
ठीक है हमेशा। Yes. Yes, ओके sir. बस लाइन का इंक्लिनेशन क्या होता है ना, एक लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मतलब लेफ्ट से राइट तक, लेफ्ट से राइट पॉजिटिव, यह पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। विथ रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज में जितना एंगल बना रहा है लाइन, दैट एंगल इज कॉल्ड योर इंक्लिनेशन। तो देखो ये जो लाइन यहाँ पर हमें दे रखा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ अगर हम देखें तो देखो बेटा खाली ये मैंने हमें बस डायरेक्शन से मतलब है ना, ये पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस मेरे बात समझ रहे हो। एंटी क्लॉकवाइज में ये जो एंगल बना रहा है दैट इज योर इंक्लिनेशन, क्लियर, दैट इज योर थीटा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? Yes, sir. Yes, sir. डायरेक्शन के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ नहीं, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में, दैट इज योर इंक्लिनेशन थीटा। और इंक्लिनेशन थीटा का वैल्यू 0 डिग्री या फिर उससे बड़ा होगा एंड 180 डिग्री से छोटा होगा, है ना भाई? क्लियर और नॉट? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. मतलब इंक्लिनेशन या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा या तो सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा, ये पढ़े थे। स्लोप क्या होता है, उसी इंक्लिनेशन थीटा का टैन निकाल लोगे, वही हो गया स्लोप। क्लियर और नॉट? अच्छा तो बेटा Yes, sir. हाँ, तो बेटा स्लोप के केस में हमने क्या पढ़े थे कि स्लोप देखकर हम लाइन के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, लाइन का स्लोप से हमें लाइन के बारे में क्या पता चलता है। बेटा देखो पहला है, अगर आपका लाइन एक हॉराइजॉन्टल लाइन हुआ या फिर एक्स एक्सिस इटसेल्फ, बेटा हॉराइजॉन्टल मतलब है ग्राउंड के साथ पैरेलल, ठीक है ना, ग्राउंड के साथ पैरेलल। एक्स एक्सिस खुद हॉराइजॉन्टल है, एक्स एक्सिस इटसेल्फ इज हॉराइजॉन्टल, या फिर कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस से पैरेलल है, एक्स एक्सिस और एनी लाइन पैरेलल टू इट्स एक्सिस आर कॉल्ड हॉराइजॉन्टल लाइंस। और ये सब लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में 0 डिग्री एंगल बनाते हैं, है ना, दो पैरेलल लाइन एक दूसरे के साथ 0 डिग्री एंगल बनाते हैं। तो ये सारे लाइंस के इंक्लिनेशन थीटा इज 0, ये सबका थीटा 0, और ये सबका स्लोप क्या होगा, tan थीटा, थीटा इज 0 तो tan 0 इज 0, है ना, तो सबका स्लोप भी 0, क्लियर। तो स्लोप ऑफ एनी हॉराइजॉन्टल लाइन इज इक्वल टू 0। तो अगर बेटे किसी लाइन का स्लोप 0 है तो मुझे क्या पता चल जाता है, दैट लाइन इज अ हॉराइजॉन्टल लाइन, है कि नहीं? Yes, sir. अच्छा, Yes. Yes, sir. हाँ, अच्छा बेटा अब आता है वर्टिकल लाइन। बेटा लाइन अगर वाई एक्सिस या फिर वाई एक्सिस के साथ पैरेलल हुआ, हाँ, ये सब लाइन, ये सब वाई एक्सिस खुद भी वर्टिकल लाइन है, ग्राउंड के साथ परपेंडिकुलर, ग्राउंड के ये सारे वर्टिकल लाइन है। और ये वर्टिकल लाइन सारे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस मतलब इस, हाँ, तो यहाँ पर थीटा इज 90 डिग्री, ये सबका थीटा 90 डिग्री है, तो सबका इंक्लिनेशन क्या होगा बेटा, नॉट डिफाइंड। इन सबका स्लोप इज नॉट डिफाइंड, इन सबका स्लोप इज व्हाट, नॉट डिफाइंड। तो बेटा अगर किसी भी लाइन का स्लोप नॉट डिफाइंड है तो इसका मतलब क्या है कि दोज लाइंस आर व्हाट, वर्टिकल लाइंस। क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. बस अब देखो किसी भी लाइन का इंक्लिनेशन अगर, जैसे कि ये वाला लाइन का इंक्लिनेशन एक्यूट एंगल है, ये वाला लाइन का इंक्लिनेशन एक्यूट एंगल, यहाँ पर थीटा एक्यूट है, और मतलब ये लाइन क्या हो रहा है बेटे, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के तरफ नीचे आ रहा है, देख रहे हो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के तरफ नीचे आ रहा है, मतलब इसका इंक्लिनेशन एक्यूट एंगल है। और इस केस में इसका स्लोप क्या होगा, tan थीटा पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर थीटा एक्यूट है, एक्यूट मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल होता है तो उसका tan क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ऑल पॉजिटिव ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्लियर। लेकिन अगर Yes, sir. हाँ, लेकिन अगर बेटे कोई भी लाइन अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से दूर भाग रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से दूर भाग रहा है दूर से दूर, है ना, तो उसका इंक्लिनेशन एक ऑब्ट्यूस एंगल होने वाला है, थीटा इज ऑब्ट्यूस, थीटा इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। और अगर बेटा थीटा ऑब्ट्यूस या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो वहाँ पर एएसटीसी रूल क्या बोलता है, सिर्फ साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तो वहाँ पर स्लोप एम इज इक्वल टू टैन थीटा विल बी नेगेटिव। तो स्लोप से क्या पता, बहुत चीज़ें पता चल जाता है। अगर बेटे स्लोप 0 तो हॉराइजॉन्टल, अगर स्लोप अनडिफाइंड तो वर्टिकल, अगर स्लोप पॉजिटिव तो बेटा इंक्लिनेशन इज एक्यूट, अगर स्लोप नेगेटिव तो इंक्लिनेशन इज ऑब्ट्यूस, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन एक्सिस से दूर भाग रहा है। क्लियर है ना? अच्छा
कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी हमने ये बोला, डिस्टेंस फॉर्मूला भी बोला था अभी, डिस्टेंस में बोला था अभी मैंने इसको। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये भी मैंने बोला था अभी। एरिया ऑफ ट्रायंगल में अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ गया, अच्छा इधर बेटे देखो उसने लिखा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0। अच्छा ये तो एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं है, वो दिस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो क्यों कोलिनियर हो जाएगा? अरे भाई देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा मतलब दिस विल बी इक्वल टू 0, राइट? ये थिंग 0 होना चाहिए, राइट? बेटा जब आप 2 को लेके 0 के साथ क्रॉस कर दोगे, अगर ये चीज़ 0 हो रहा है तो 2 को लेके 0 के साथ क्रॉस कर दो तो ये भी तो 0 हो जाएगा ना, है ना? 2 का 0 के साथ मल्टीप्लाई। और किसी का मॉड अगर 0 हो रहा है मतलब वो नंबर खुद 0 है, क्योंकि 0 का मॉड ही 0 होता है ना, तो इसीलिए वो लिखा है इफ दिस थिंग इज इक्वल टू 0 एरिया ऑफ ट्रायंगल के हिसाब से, देन हम डायरेक्टली बोल देंगे कि दे आर कोलिनियर। क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. ओके दूसरा है बाई स्लोप ऑफ मेथड। बेटा देखो अगर ए बी सी 3 पॉइंट अगर कोलिनियर होते हैं, कोलिनियर मतलब एक लाइन के ऊपर है। हाँ जरूरी नहीं कि ए बी सी हो, ऐसे हो, सी बी ए भी हो सकता है, बी ए सी भी हो सकता है, बी सी ए भी हो सकता है, बस 3 पॉइंट एक लाइन में होना चाहिए। जब ऐसे होते हैं तो बेटे ख्याल करो, देखो इधर ए बी, बी सी, ए सी, ये तीनों लाइन सेगमेंट एक ही लाइन के ऊपर है, एक ही लाइन का हिस्सा है, ये तीनों एक ही लाइन का हिस्सा है। और एक लाइन का तो एक ही स्लोप होता है ना, एक लाइन का तो एक ही स्लोप होगा, एक से ज़्यादा स्लोप तो नहीं होता है। लाइन जो एंगल बना रहा है इंक्लिनेशन, उसका टैन ही उसका स्लोप है। एक ही लाइन का एक ही थीटा होता है और एक ही थीटा का एक ही टैन है, तो हर लाइन का एक ही स्लोप है। तो अगर ए बी सी कोलिनियर है मतलब अगर ए बी सी, अगर ए बी बी सी सी अगर एक ही लाइन के ऊपर है तो इसका मतलब स्लोप ऑफ ए बी मस्ट बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी मस्ट बी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी, है ना भाई? हाँ Yes, sir. लेकिन हमें कोलिनियरिटी चेक करने के लिए जरूरी नहीं है कि तीनों देखें कि स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप बी सी, नहीं, कोई 2 का स्लोप अगर इक्वल हो गया, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप बी सी हो गया तो काफ़ी है, दे आर कोलिनियर। या फिर स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ए सी हो गया, काफ़ी है, दे आर कोलिनियर। ठीक है आगे चले। 2 लाइन अगर हाँ 2 लाइन अगर बेटे पैरेलल होते हैं, अगर बेटे 2 लाइन पैरेलल है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये 2 लाइन L1 L2 आर पैरेलल टू ईच अदर। और बेटे 2 लाइन पैरेलल लाइन का इंक्लिनेशन भी तो सेम होगा, they are parallel and here x axis is acting as what? Transversal. These two are corresponding angles. Corresponding angles are equal in case of parallel lines, right? Yes, sir. बस बस तो ये एंगल अगर दोनों इक्वल है तो इन दोनों का टैन भी तो इक्वल होगा, मतलब दोनों का स्लोप इक्वल। तो इसका मतलब है 2 लाइन का अगर स्लोप इक्वल हम पाए, अगर हम 2 लाइन का स्लोप हमें इक्वल मिल गया तो हम आंख मूंद करके क्या बोल देंगे बेटे? दे आर पैरेलल टू ईच अदर। क्लियर और नॉट? इफ 2 लाइंस हैव इक्वल स्लोप देन दे आर पैरेलल टू ईच अदर। बस। अच्छा बेटे सेम लाइन खुद ही के साथ भी पैरेलल होता है। 2 लाइन अगर एक दूसरे के ऊपर है, सेम लाइन अपने साथ भी पैरेलल होता है ना भाई? हाँ बेटा पैरेलल का मतलब क्या होता है बेटा? पैरेलल एक्चुअली पैरेलल होता है क्या है, मतलब उसका हिंदी में मतलब क्या होता है? देखो पैरेलल का मतलब होता है समांतर, मतलब हाँ मतलब पूरा साथ साथ चलना, कहीं पर बिछड़ ना जाना। मेरी बात समझ रहे हो? 2 लाइन पूरा साथ साथ चल रहे हैं, पूरा साथ साथ, कहीं पर बिछड़ नहीं जा रहे हैं। लेकिन ये दोनों लाइन बिछड़ जा रहे हैं एक दूसरे से, ये दोनों समझ रहे कि अच्छा एक ही लाइन खुद ही के ऊपर चल रहा है ना, खुद ही के साथ, क्या बोलते हो? अभी समझ रहे हो कि नहीं? हेलो Yes, sir. Yes, sir. हाँ इतने बोरिंग हो भाई? हाँ थोड़ा मजे की बात करें, हंसी नहीं रहे हो। अच्छा अब आते हैं परपेंडिकुलर लाइन। क्या पढ़ेंगे बेटा? परपेंडिकुलर लाइन। हाँ परपेंडिकुलर लाइन मतलब यस बेटे जरा देखो मैं ये एक लाइन बनाया, मानो इसका नाम है L1, और ये एक लाइन बनाया, मानो इसका नाम है L2। मानो L1 का स्लोप है θ1, L2 का स्लोप है θ2। ठीक है? अभी देखो भाई
ये जो ट्रायंगल बना ना, मैं ट्रायंगल का नामकरण कर देता हूँ एबीसी ट्रायंगल। एबीसी ट्रायंगल में ये जो एंगल है, ये एंगल क्या होगा बेटे, इंटीरियर एंगल। ये दोनों इंटीरियर एंगल है और ये एक्सटीरियर एंगल है। स्कूल में पढ़ाया गया था एक ट्रायंगल का कोई भी एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू अपोजिट इंटीरियर एंगल के सॉम के साथ बराबर होता है। तो ये एंगल कितना होने वाला है भाई बताओ। अरे हे सॉरी मैं क्या बोल रहा था, देयर 90 डिग्री दे रखा है बा। ओह सॉरी मैं एंगल निकाल दे रहा था, सॉरी। अच्छा, उसने बोला है कि दे आर परपेंडिकुलर। अच्छा, इफ दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर मतलब एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। ठीक है, मैं एंगल निकालने की कोशिश कर रहा था। समझ में आ रहा है कि नहीं? दिस इज 90 डिग्री। तो बेटे अच्छा, Yes, sir. ओके, तो बेटे L2 का जो इंक्लिनेशन θ2 वो क्या होगा, θ1 प्लस 90 डिग्री होगा ना। ऑब्वियसली इफ दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर 90 plus theta. हाँ 90 डिग्री ये प्लस ये इंटीरियर एंगल दोनों का सम। तो बेटे L1 का स्लोप क्या होता है, tan θ1। L2 का स्लोप क्या होगा, tan θ2। बेटे L2 का स्लोप tan θ2 और θ2 इज व्हाट, 90 डिग्री प्लस θ1। और भाई 90 डिग्री होता है। अच्छा सुनो एक बात, 90 डिग्री प्लस मतलब कौन से क्वाड्रेंट है, 90 डिग्री इधर होता है। 90 डिग्री प्लस मतलब 90 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी है The second quadrant. सेकंड क्वाड्रेंट। एस टी रूल क्या बोलता है, सेकंड में तो tan नेगेटिव है ना, तो लगाया माइनस। फिर 90 डिग्री आपका है y एक्सिस के ऊपर है मतलब tan को चेंज कर देंगे। किस में चेंज करेंगे भाई, कॉट में चेंज करेंगे। तो क्या हो गया, कॉट माइनस कॉट थीटा। अभी मुझे बात पता पूछना कि क्यों चेंज करेंगे। ये भाई समझ में आ रहा है कि नहीं, ट्रिग्नोमेट्री से पढ़े थे, क्लियर और नॉट? हाँ Yes. बस ये है L1 का स्लोप M1। अच्छा बेटे माइनस कॉट θ1 मतलब क्या होता है, -1 बाई tan θ1 मतलब -1/m1 है ना, m1 ही टर्म। तो क्या पता चला, तो अभी अगर हमें दोनों का स्लोप को मल्टीप्लाई करें, एक का स्लोप आ रहा है m2 इज इक्वल टू -1/m1, तो बेटा अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे तो m1 इंटू m2 क्या आ रहा है, -1 आ रहा है ना। तो बस हाँ, तो दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट क्या होने वाला है, -1 होने वाला है। ठीक है, -1 होने वाला है। लेकिन ध्यान रखो ये दोनों लाइन में से कोई भी वर्टिकल नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेटा अगर दो लाइन में से एक वर्टिकल है और दूसरा उसके साथ परपेंडिकुलर है, दूसरा हॉरिजॉन्टल होगा, है ना। तो एक के उस केस में एक का स्लोप अनडिफाइंड आएगा, है ना, एक का स्लोप अनडिफाइंड आएगा। तो एक का स्लोप अनडिफाइंड, दूसरा का स्लोप 0, है ना, ऐसा आएगा, ऐसा सिचुएशन होगा। और इसको हम -1 नहीं बोल सकते हैं, ये नंबर क्या है हमें पता नहीं है। तो हम ध्यान रखना है कि वो दोनों लाइन में से कोई भी वर्टिकल नहीं होना चाहिए। ठीक है, और दोनों परपेंडिकुलर होगा। अरे गॉट इट, ओके Yes, बस yes. हाँ, अब कहानी आगे बढ़ेगा। एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो बड़े दो लाइन, हाँ यस, Vertical one can you repeat again? वर्टिकल लाइन यस। देखो सुनो मेरे बात, दो लाइन में से अगर एक लाइन वर्टिकल है, इधर मैं जगह खोज रहा हूँ कहाँ पे बनाऊंगा। अरे ये क्या गायब हो जाता है, वो मैं जो काटा था। अच्छा चलो बड़ा कॉमेडी हो रहा है। अरे कितने बच्चे हैं लाइन में, देखो जरा, हैं 41, बाकी के 60 का स्ट्रेट लाइन हो गया है। चलो बहुत अच्छा, सब ले आएंगे 80 और 80। बहुत अच्छा, इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ नहीं है, मतलब 60 बच्चों का कोई भी डाउट नहीं है, 40 बच्चों का डाउट है। अरे बाप रे, हाँ? अच्छा ठीक है, सुनो मेरे बात। Yes, sir. Yes, sir. हाँ Yes, sir. मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मैं क्या बोल रहा हूँ कि दो लाइन अगर एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, लेकिन अगर उनमें से कोई एक वर्टिकल है, जैसे देखो ये मेरा y एक्सिस है, ये मेरा x एक्सिस है, मानो ये एक लाइन है L1, ठीक है ना, ये वर्टिकल लाइन है, इसका स्लोप क्या होने वाला, अनडिफाइंड होगा। अच्छा इसके साथ अगर कोई भी लाइन परपेंडिकुलर है, उस मतलब मानो ये, वो अभी इसलिए हॉरिजॉन्टल होगा ना, वर्टिकल के साथ परपेंडिकुलर कौन, हॉरिजॉन्टल लाइन ही होता है ना। अच्छा इन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट, -1 हो जाएगा क्या, अभी कैसे होगा,
इसका स्लोप अनडिफाइंड है, इसका स्लोप 0 है। अनडिफाइंड इंटू 0 को कहाँ से -1 होगा भाई? ये नंबर क्या है हमें पता नहीं है बिल्कुल। गॉट इट और नॉट? हेलो। Yes, sir. हाँ Yes, sir. हाँ यस सर। हाँ, तो इसीलिए मैंने बोला कि दोनों लाइन में से कोई भी वर्टिकल नहीं होने चाहिए। वर्टिकल लाइन का स्लोप को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, अभी आते हैं एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस, बिटवीन टू नॉन परपेंडिकुलर एंड नॉन वर्टिकल लाइंस। शॉर्ट में सब लिख दिया है, काम खत्म कर दिया। अगर दो लाइन में से कोई भी वर्टिकल नहीं है एंड दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर भी नहीं है, ये दो लाइन में से कोई भी वर्टिकल नहीं है, दोनों के बीच में एंगल भी 90 डिग्री नहीं है, तो इस केस में वो दोनों के बीच में दो तरह का एंगल क्रिएट होता है। एक एंगल क्रिएट होता है एक्यूट एंगल, दूसरा एंगल क्रिएट होता है जिसको हम फाई बोलते हैं, वो ऑब्ट्यूस एंगल। मेरा बात समझ रहे हो? अरे समझ रहे हो कि नहीं? Yes. यस सर। हाँ, Yes, sir. यस सर। बस ये देखो इधर, यहाँ पर ये ऑब्ट्यूस एंगल, यहाँ पर ये एक्यूट एंगल। मैंने क्यों दो बनाए बताया ना, बच्चे को समझ लेंगे कि ये वाला हमेशा क्यों। अरे डायग्राम के ऊपर डिपेंड करेगा ना। बस तो दोनों लाइन के बीच में जो एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल बनते हैं उनका वैल्यू मुझे निकालना है। कॉन्सेप्ट किस फॉर्मूला से निकलेगा? ये फॉर्मूला से निकलेगा। दोनों के बीच वाला एक्यूट एंगल अगर थीटा है तो टैन थीटा विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। बेटा मॉड दे रहे हैं तो अगर आप m1 माइनस m2 भी लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोथ आर करेक्ट, क्योंकि मॉड दे रहे हो ना, वो ऑटोमेटिकली मॉड उसका काम तमाम कर देगा। मेरा बात समझ रही होगी? मेरा बात समझ रहे हो? Yes, sir. Yes. Yes, बस तो टैन थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। अभी निकल गया, उससे आपको कौन सा एक्यूट एंगल थीटा का टैन ये हो रहा है। मानो सपोज इसका वैल्यू 1/√3 आ रहा है, तो इसका मतलब थीटा क्या होगा? 30 डिग्री होगा। मतलब दोनों लाइन के बीच वाला एक्यूट एंगल थीटा मिल गया 30 डिग्री। तो दोनों के बीच में जो ऑब्ट्यूस एंगल हो क्या होगा? हाई 180 से माइनस कर देंगे ना। yes, sir. So nice. Yes, sir. अरे बेटी ये देखो, ये दोनों एंगल का सम 180 नहीं होगा? दोनों लीनियर पेयर नहीं है? Yes, हाई प्लस थीटा। 150. बस इक्वेशंस ऑफ लाइन पैरेलल टू। अच्छा, सबको क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. ओके 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 बेटे, याद रखो, आपको टीचर जब पढ़ाता है तो टीचर ऐसा मत समझ के बैठो कि टीचर बहुत दिल का मतलब दिलदार इंसान है, पूरा खुश रहा होगा, दिन भर उसका दिन अच्छा गया होगा, मज़े में पढ़ा रहा है। नहीं, बहुत बार हम इंसानों को हमारे मन में बहुत दुख होता है, लेकिन दुख को दबा के दूसरों के सामने स्माइल करना पड़ता है ना, ताकि दूसरे हमारा वीक पॉइंट ना देख पाए, हमारा वीकनेस ना देख पाए, है ना? अरे समझ रहे हो कि नहीं? Yes, sir. यस सर। हाँ, कभी कभी हम खुद दुखी होते हैं लेकिन दूसरों के सामने इसलिए स्माइल करते हैं ताकि दूसरे हमारा वीकनेस ना देख पाए, क्योंकि वर्ल्ड अनफेयर होता है, जज कर लेता है। वर्ल्ड नहीं समझेगा ये इंसान किस लिए दुखी है। तो ये मत समझ लेना कि टीचर बहुत खुश इंसान होगा, कुछ ना कुछ उसका दिन भर कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रहा होगा, कोई फैमिली टेंशन हो रहा होगा, कोई नौकरी का टेंशन हो रहा होगा, कोई मतलब बॉस के लेकर टेंशन हो रहा होगा, कुछ ना कुछ टेंशन हमेशा उसके लाइफ में हो रहा होगा। तो सब सारे टेंशन के अंदर भी वो बच्चों के सामने मुस्कुरा कर पढ़ा रहा है। मेरे बात समझ रहे हो? तो कभी कभी अगर टीचर बहुत ज़्यादा टेंस हो जाता है तो ऑब्वियसली उसका वॉइस थोड़ा सा फ्लैट हो जाएगा। टीचर अगर बहुत एक्साइटेड है, वॉइस थोड़ा हाई रहेगा, इसमें टीचर कुछ नहीं कर सकता। मेरे बात समझ रहे हो? तो आपको Yes, sir. आपको समझ के उसी के साथ पढ़ना पड़ेगा। हमेशा टीचर मतलब अपबीट नहीं रह सकता, हमेशा पूरा हाई स्पिरिट में नहीं रह सकता। कभी कभी बहुत ज़्यादा क्लास हो जाते हैं दिन भर, तो लास्ट क्लास जब हो जाता है तो वहाँ पर एनर्जी धीरे धीरे डिक्लाइन कर जाता है। सब वो दिन में 5 क्लास है, 4 क्लास है, पहला 1 क्लास 2 क्लास एनर्जी जोर से रहेगा, धीरे धीरे एनर्जी डिक्लाइन होगा, ज़रूर होगा, ये होता है ना? इंसान है ना हम। तो उसी हिसाब से स्टूडेंट को टीचर के साथ टीचर का मूड को लेके कोप करके आगे आगे चलना होता है, ठीक है? अच्छा हाँ, तो अभी देखते हैं बेटे इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, मतलब वर्टिकल लाइन का इक्वेशन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन का इक्वेशन। तो देखो बेटे, ये है वाई एक्सिस एंड ये है एक्स एक्सिस। बेटे कोई भी लाइन अगर वर्टिकल है, वर्टिकल मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस या फिर वाई एक्सिस इटसेल्फ, दे आर ऑल वर्टिकल लाइंस। एनी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस और वाई एक्सिस इटसेल्फ
because obviously y-axis is parallel to y-axis, isn't it? So they are all vertical lines. तो वर्टिकल लाइंस का इक्वेशन कैसे निकालते हैं बेटे? आप इनमें से एक वर्टिकल लाइन को हम पकड़ लेते हैं, किसी एक को उठा लेते हैं, ठीक है, ये वाला को उठाते हैं L1। बेटे अगर आप ये लाइन को देखो, ये लाइन के ऊपर के सारे पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स अगर चेक करोगे तो सबका एक्स कोऑर्डिनेट सेम आएगा। ये वर्टिकल लाइन के ऊपर सारे पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट सेम आएगा, और वो क्या आएगा, यहाँ पर जो नंबर लिखा होगा है ना, यहाँ पर अगर आपका जो भी नंबर यहाँ पर अगर ए लिखा होगा तो ये सारे पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट ए आने वाले हैं। मेरा बात समझ रहे हो? हेलो, यस सर, Yes. Yes. तो मतलब ये जो लाइन है इसके ऊपर वाले को जो पॉइंट्स है वो पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट इज कांस्टेंट एंड वाई कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है। मतलब यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट, ये लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट लो, उसका वाई कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर बिल्कुल निर्भर ही नहीं कर रहा है। वाई कोऑर्डिनेट कुछ भी हो जाए, एक्स कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज कांस्टेंट। और सिर्फ यही लाइन के ऊपर वाले सारे पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट ही ए होने वाले हैं, और कोई भी लाइन के ऊपर वाले पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट ए नहीं होने वाले हैं। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? क्लियर? यस सर, हाँ, तो बस Yes, sir. Yes, sir. हाँ, यस सर, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होने वाला है बेटे? x इज इक्वल टू ए, क्योंकि इसके ऊपर सारे पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है भाई? ए, ठीक है ना? क्लियर और नॉट? ओके, so any point whose x coordinate is equal to a, any point whose x coordinate is equal to a, that point will definitely lie on this line. Clear or not? It is a vertical line. y एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा बेटे? y एक्सिस के ऊपर सारे पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? x इज इक्वल टू 0। तो अगर कोई भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 है तो किधर पाया जाता है वो प्राणी? y एक्सिस के ऊपर पाया जाता है ना भाई? यस सर, यस, Yes, sir. बस, तो याद रखो कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस इज व्हाट? x इज इक्वल टू कांस्टेंट, x इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो बेटा अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि देयर इज ए लाइन, इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, देयर इज ए वाई एक्सिस है, x एक्सिस है, अगर मैं बोलूं कि देयर इज ए लाइन एंड दैट लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, एंड मैं वो लाइन के ऊपर बस एक पॉइंट आपको दे दूं, सपोज दैट लाइन इज पासिंग थ्रू ए पॉइंट 5,2, the line is passing through parallel to y-axis and the line is passing through a point 5,2, और लाइन का इक्वेशन पूछूं तो भाई सीधा सा बात है ना कि ये लाइन का, अगर ये लाइन 5,2 के थ्रू पास कर रहा है और ये अगर वर्टिकल लाइन है, जैसे क्वेश्चन में अगर रखा है कि ये वर्टिकल लाइन है, तो इसके ऊपर सारे पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए ना। तो सारे पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई? 5 होगा ना। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? क्लियर और नॉट? तो इसका इक्वेशन Yes, क्या हो sir. जाएगा? Yes. x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5। क्लियर और नॉट? बस Yes, sir. यस सर, अच्छा, आपको यही चाहिए था तो, और या फिर और क्या चाहिए था? यही चाहिए था तो, या फिर और किस टाइप का रिवीजन चाहिए था? सारे क्वेश्चन करवाना था क्या? नो सर, हाँ, नो सर, इसी टाइप का ही No, रिवीजन, इसी टाइप का ही रिवीजन चाहिए था ना? ओके, ठीक है, यस, ओके। नहीं तो मैं ये रिवीजन करवा रहा हूँ। हाँ, यस, बताओ। नेक्स्ट कैन वी डू सीक्वेंसिंग सीरीज? यस यस ऑफ कोर्स, और एक दिन सीक्वेंस सीरीज का रख लेते हैं। क्या है उसमें? 15 चैप्टर, 15 दिन एक एक करके कोई दिन रख लेंगे, है ना? 15 नहीं, 12। ओके, Yes. तो बेटे देखो, ये जो हमारा प्लेन है, इसमें अगर कोई भी हॉराइजॉन्टल लाइन लेते हैं या फिर एक्स एक्सिस खुद भी हॉराइजॉन्टल लाइन है, मानो एक लाइन उनमें से पकड़ा, ये लाइन L1, तो बेटे ये लाइन के ऊपर अगर आप सारे पॉइंट्स देखो, इन्फानाइट पॉइंट्स है, ये सब का y कोऑर्डिनेट सेम आने वाला है, और वो y कोऑर्डिनेट क्या होगा? इधर जो नंबर लिखा गया होगा। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? इधर जो नंबर लिखा गया होगा, ये नंबर अगर 5 है तो इसका मतलब ये लाइन के ऊपर सारे पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट 5 होने वाले हैं। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन x कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकते हैं। तो इसीलिए इसका इक्वेशन क्या होगा बेटे? ना y इज इक्वल टू कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट यहाँ पर जो भी है 5 है, तो y इज इक्वल टू 5। इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज व्हाट? द रिलेशनशिप बिटवीन, मैं फिर से बोलता हूँ, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ ए लाइन, या फिर इक्वेशन ऑफ एनी कर्व फॉर दैट मैटर। वो कर्व के ऊपर जितने भी इन्फानाइट पॉइंट्स है, वो सारे पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट के बीच में जो कॉमन रिलेशनशिप है, दैट इज द इक्वेशन ऑफ दैट कर्व। और यहाँ पर ये लाइन के ऊपर अगर हम सारे पॉइंट्स देखें और उनके एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट के बीच में अगर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की कोशिश करें,
तो देखते हैं कि ये सारे पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट के बीच में बस एक ही रिश्ता है, और वो रिश्ता क्या है, वाई कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर बिल्कुल निर्भर ही नहीं कर रहा है. Whatever is the x coordinate, y coordinate is always constant. Whatever is the x coordinate, that's why its equation is what, y is equal to 5. Clear or not? x एक्सिस के ऊपर सारे पॉइंट्स का y कोऑर्डिनेट 0 होते हैं, इसलिए x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है भाई, y is equal to 0. Clear or not? तो कोई भी लाइन का इक्वेशन अगर y is equal to constant है, then that means that is what, a horizontal line. x equal to constant है तो that means what, that is a vertical line. अब सुनो, अगर आपको बोलेगा कि देयर इज अ लाइन एंड इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, देयर इज अ लाइन एंड इट इज देयर इज अ लाइन एंड इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड द लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ए कॉमा बी. तो अगर वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है, मतलब हॉरिजॉन्टल है, तो इसका मतलब उसके ऊपर सारे पॉइंट्स का वाई कोऑर्डिनेट कांस्टेंट होने वाले हैं, सेम होने वाले हैं. तो अगर वो लाइन ए कमा बी के थ्रू पास कर रहा है, मतलब ये पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट बी है, तो इसका मतलब ये लाइन के ऊपर सारे पॉइंट्स का वाई कोऑर्डिनेट बी होने चाहिए, है ना भाई. इसलिए इसका इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू बी, y इज इक्वल टू बी. ओके, बस ओके. अब आते हैं इक्वेशन ऑफ ए लाइन, मतलब बनाएंगे कैसे, है ना, हाउ टू क्रिएट इक्वेशन ऑफ ए लाइन. मतलब आपको लाइन के बारे में इंफॉर्मेशन दिए जाएंगे और उन्हीं इंफॉर्मेशन से लाइन का इक्वेशन आपको बनाना है. तो मैं आपको जैसे ही बोला था बेटे 2D में लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए, मतलब हम जो मतलब एक्स वाई प्लेन में जब लाइन का इक्वेशन निकालते हैं तो हमें दो ज्योमेट्रिकल पैरामीटर की हमेशा ज़रूरत होता है. दो ज्योमेट्रिकल पैरामीटर, इसको लेके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी एक 1 मार्क का सवाल होगा, आप देखोगे हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स आर नीडेड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन. दो ज्योमेट्रिकल पैरामीटर, क्योंकि बेटे देखो लाइन का इक्वेशन में दो ही ये होते हैं एक्स वाई, है ना. तो एक्स वाई का मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं. तो बेटे दो ज्योमेट्रिकल पैरामीटर की जरूरत होता है, ठीक है. हमेशा देखो जैसे कि स्लोप पॉइंट फॉर्म में आपको लाइन का स्लोप दे दिया जाएगा और लाइन के ऊपर कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि लाइन का इक्वेशन बनाओ. तो इस मेथड में निकालेंगे. 2 पॉइंट मेथड, मतलब दो चीज़ें दिया गया कि नहीं, दो चीज़ें, स्लोप पॉइंट 2 पॉइंट में 2 पॉइंट लाइन के ऊपर दे दिया जाएगा, कोई भी 2 पर्टिकुलर पॉइंट लाइन के ऊपर दे दिया जाएगा और बोला जाएगा लाइन का इक्वेशन निकालो. हुआ ना, दो चीज़ें यूज हुआ. इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन का एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट दोनों आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इक्वेशन बताओ, ठीक है कि नहीं. यस सर. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म दो तरह की होता है, दो केसेस होता है. एक में आपको स्लोप के साथ साथ वाई इंटरसेप्ट दे दिया जाएगा और इक्वेशन पूछेगा. दूसरे में आपको स्लोप के साथ साथ एक्स इंटरसेप्ट दे दिया जाएगा और इक्वेशन पूछेगा. यहाँ पर शॉर्ट नोट में उसने यहाँ पर वाई इंटरसेप्ट को बी और एक्स इंटरसेप्ट को ए लिया है. क्यों लिया है, जानबूझ के लिया है, क्योंकि दूसरा वाला जो इंटरसेप्ट फॉर्मूला में भी हम एक्स इंटरसेप्ट को ए वाई इंटरसेप्ट को बी लेते हैं ना. लेकिन मैंने बताया था कि आपका बुक में जब स्लोप इंटरसेप्ट का फॉर्मूला हम लिखते हैं तो वाई इंटरसेप्ट को सी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्स इंटरसेप्ट को डी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है. कोई उसमें कोई नहीं, नाम से क्या रखा है ना भाई. अरे मेरे बात समझ रहे हो भाई. हाँ यस सर. अरे अगर ओझा एंड मंगू, बेटे ओझा जब पैदा हुआ अगर उसका पापा उसका नाम मंगू रख लेते और मंगू जब पैदा हुआ उसका पापा उसका नाम ओझा रख लेते, तो मंगू ओझा के कैरेक्टर में कोई बदलाव आ जाता क्या. नाम से क्या रखा है, दो तो इंसान ही है ना, नाम से कुछ नहीं रखा है. तो मैं एक्स इंटरसेप्ट को डी बोलूँ कि ए बोलूँ, कि फर्क पड़ता है भाई, वो तो एक्स इंटरसेप्ट ही है ना. बस 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 ये गया. नॉर्मल फॉर्म में आपको लाइन का नॉर्मल का लेंथ दिया जाता है. बेटा नॉर्मल क्या होता है ना, ओरिजिन से अगर हम लाइन के प्रति एक परपेंडिकुलर खींचे तो परपेंडिकुलर का जो लेंथ होगा वो लेंथ को हम नॉर्मल बोलते हैं. नॉर्मल का लेंथ बोलते हैं, मतलब पी इज द लेंथ ऑफ द नॉर्मल, वो दिया जाएगा. एंड एक एंगल दिया जाएगा ओमेगा, और वो एंगल क्या है, ओमेगा इज द एंगल मेड बाय द नॉर्मल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. मेरे बात समझ रहे हो, क्लियर. यस सर. नॉर्मल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी एंगल बना रहा है दैट इज योर व्हाट, ओमेगा. नॉर्मल लाइन नहीं, नॉर्मल जो बना रहा है.
लाइन तो जो बना है उसको इंक्लिनेशन बोलते हैं, नॉर्मल जो बना रहा है तो वो एंगल ओमेगा दिया गया होगा, तो आप इक्वेशन निकालने के लिए बोला जाएगा। ये आपका सिलेबस में नहीं है, छोड़ो इसको। लाइन का इक्वेशन का जनरल फॉर्म भाई देखो, हाँ पहले इसको पहले एक एक करके देख लेते हैं, शॉर्ट में बताता हूँ, ठीक है ना, कि कैसे आपको निकालना होता है और कहाँ पर कैसे क्या चेक करना होता है। सुनो बेटे, जैसे बोला मैंने स्लोप पॉइंट फॉर्म में आपको स्लोप के साथ पॉइंट दिया जाए, और मैं आपको एक चीज़ बोला था कि 10th क्लास की तरह यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि सारे क्वेश्चन में डायरेक्ट स्लोप पॉइंट दे दिया गया, निकालो इक्वेशन। नो 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 10th क्लास में ऐसा होता था। 11th क्लास में आपको स्लोप पॉइंट दोनों निकाल के फिर जाके इक्वेशन निकालना होगा। मेरे पास समझ रहे हो? आपको आप लॉकी हो गए, आप लॉकी हो गए अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में स्लोप एंड पॉइंट दे दिया है, बोला वैसा क्वेश्चन नहीं आता है। स्लोप ये है लाइन का और लाइन ये पॉइंट के थ्रू पास करा है, बताओ उसका इक्वेशन, तो 1 मार्क का सवाल बनेगा, छोटू सा सवाल है। नहीं, आपको लाइन का स्लोप भी निकालना होगा, पॉइंट भी निकालना होगा एंड इक्वेशन उससे निकालना होगा। अब देखो बेटा, हाँ सुनो मेरे बात, पहले मेरे बात सुनो सुनो मेरे बात। क्या होता है कभी कभी लाइन के बारे में जो कुछ इन्फॉर्मेशन हो दिया होगा, आपको वहां पर डिसाइड करना होगा कि यहाँ पर मैं कौन सा मेथड में कर सकता हूँ। हो सकता है किसी क्वेश्चन में एक से ज़्यादा मेथड में किया जा सकता है, हो सकता है किसी क्वेश्चन में आप मतलब बोथ इंटरसेप्ट फॉर्म एंड पॉइंट स्लो मेथड में कर सकते हो, मे भी बस एक ही मेथड में किया जाता है, तो आपको वो भी डिसाइड करना होगा कौन सा मेथड में किया जा सकता है, और वो मेथड के लिए जो चाहिए वो निकालना होगा। ठीक है, तो पहले मैं दिखाता हूँ, शॉर्ट में समझाता हूँ। तो बेटा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में मानो लाइन का स्लोप एम आपको गिवन है और मानो लाइन एक पर्टिकुलर पॉइंट x1 y1 के थ्रू पास कर रहा है, तो लाइन का इक्वेशन देखो बेटा वो ऐसा लिखा है, कोई गलत नहीं लिखा है, हम आपको ऐसा लिखवाए थे बेटा, क्रॉस कर दो खाली y माइनस y1, हमने वो y1 हम एक पॉइंट को x0 y0 लिए थे। मेरे पास समझो की फर्क पड़ता है, नाम से की फर्क पड़ता है ना। y माइनस y0 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x0, x1 y1 उसने लिखा है, हम x0 y0 लिखे थे। दिस इज द फॉर्मूला। अब सुनो, लॉकी हो गया अगर ये सब दिया गया होगा, लेकिन आपको कैसे दिया गया होगा देखो, मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। अरे समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। हाँ बोलेगा देयर आर 2 लाइंस L1 L2, L1 का इक्वेशन दे देगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, L2 का इक्वेशन दे देगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो आपको दिया गया होगा, L1 का इक्वेशन L2 का इक्वेशन दिया गया होगा, और ये भी बोल दिया गया होगा कि देयर इज अनदर लाइन L which is passing through their point of intersection। ये दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के थ्रू हमारा लाइन पास कर रहा है, ठीक है कि नहीं? ठीक है, मैं एक एग्जांपल बस दे रहा हूँ, ठीक है? Yes sir। और बेटे बोला और एक लाइन दे दिया गया होगा, और मैं देखो बेटे थोड़ा सा क्रिटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, और एक लाइन दे दिया गया होगा L3, उसका भी इक्वेशन दे दिया होगा a3x प्लस b3y। मैं जानबूझकर आपको एक क्रिटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, क्लियर और नॉट? सुनो मेरे बात, आपको बोला है Yes sir। there is a line L, this line is passing through the point of intersection of these two lines L1 L2, दोनों का इक्वेशन दे रखा है। और क्या बोला L के बारे में ना, L is also perpendicular to this line L3 and find the equation of L का इक्वेशन निकालो। तो इधर आप पूरा मतलब बर्बाद हो जाओगे अगर आप प्रैक्टिस नहीं करके गए हो, एनालिटिकली अगर नहीं सोच पाते हो तो। जो बच्चा एनालिटिकली नहीं सोच पाता है 11th-12th में मैथमेटिक्स में, उसका अच्छा नहीं होता है, और उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, बहुत प्रैक्टिस की उसका ज़रूरत है। जितने बार टीचर को गाली दो, जितने बार मतलब टीम हंगामा करो, कोई फ़ायदा नहीं। जब तक बच्चा खुद एनालिटिकली सोचने की कोशिश नहीं करेगा तब तक टीचर कुछ नहीं कर सकता ये चीज़ों में। क्योंकि देखो मैं आपको शायद इसको बता दूंगा, और एक सिचुएशन दे दूँ तो वो भी बताऊँगा, और एक सिचुएशन दूँगा वो भी बताऊँगा, तो ऐसे तो एक चैप्टर के लिए लाख हज़ार क्वेश्चन कराना पड़ेगा एक टीचर को, तब जाके स्टूडेंट अच्छा करेगा। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? हाँ लिसन, पहला तो ये जो दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप निकाल दोगे, कैसे निकालोगे? दोनों का इक्वेशन सॉल्व कर दोगे, L1 L2 का इक्वेशन सॉल्व कर दोगे तो ये पॉइंट का इक्वेशन, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा P का। मेरे बात समझ रहे हो क्लियरली? Yes sir। Yes sir। ओके,
तो बेटे लाइन के ऊपर एक पर्टिकुलर पॉइंट मिल गया, देखो मिल गया पर्टिकुलर पॉइंट लाइन के ऊपर, और उसने बोला है कि हमारा ये लाइन L3 के साथ परपेंडिकुलर है। अच्छा, L3 का इक्वेशन से हम L3 का स्लोप निकाल पाएंगे, पढ़े थे ऑलरेडी फॉर्मूला, स्लोप इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी। मतलब इक्वेशन में जो जनरल फॉर्म में माइनस एक्स इंटरसेप्ट बाई वाई इंटरसेप्ट स्लोप निकाला जाता है उसी फॉर्मूला से। तो माइनस एक्स इंटरसेप्ट यहाँ पर A3 है, वाई इंटरसेप्ट इसका B3 है। तो ऐसे हम L3 का एक स्लोप निकाल दिए। और बेटे L इज परपेंडिकुलर टू L3, मतलब L का स्लोप इंटू L3 का स्लोप दोनों -1 होना चाहिए, दोनों का प्रोडक्ट। तो अगर L3 का स्लोप मुझे मालूम है तो L का स्लोप भी मैं निकाल सकता हूँ, -1 से डिवाइड कर दूंगा। तो देखो L का स्लोप पता चल गया, L के ऊपर एक पॉइंट पता चल गया। अब आप लगाओगे पॉइंट स्लोप फार्मूला, स्लोप पॉइंट फार्मूला। मेरे बात समझ में आ रहा है कि नहीं क्लियरली? हेलो हाँ अच्छा, तो डायरेक्ट कुछ दिया था क्या? इनडायरेक्ट दिया था, चलो ठीक है, चलो अब कोई नहीं, आप कर लो। दूसरा बेटे 2 पॉइंट फार्मूला में आपको 2 पॉइंट दिए जाएंगे लाइन के ऊपर, x1 y1 x2 y2, और लाइन का इक्वेशन पूछा जाएगा। उसने ऐसे लिखा है, आप जैसे हमने लिखे थे बुक में जैसे लिखा है वैसे याद रखो, कोई नहीं, क्रॉस कर दोगे वही हो जाएगा बेटे। y माइनस y1, कितने बच्चे लाइन में ज़रा देखो कोई, हेलो, y1 माइनस y2, हाँ x2 37। अच्छा, तो ये बहुत सारे ए के बच्चे भी शायद गायब हो गए, बहुत गायब हो गए। ओके, y माइनस y1 इज इक्वल टू y1 माइनस y2 इंटू x1 माइनस x2 इंटू x माइनस x1। तो क्यों बोल रहे थे रिवीजन करवाने के लिए? अरे रिवीजन करवाने के लिए क्यों बोल रहे थे? हमें थोड़ी ना मज़ा लग रहा है रिवीजन करवाने के लिए, बहुत सारे गायब हो गए हैं। अरे मज़ा लग रहा है हमें रिवीजन करवाने के लिए, चिल्लाने के लिए मज़ा लग रहा है, लग रहा है रात को चिल्लाने के लिए 8 बजे, बताओ। हाँ, जाओ देखो डीएवी का कौन सा मैथमेटिक्स टीचर अभी रात को इवनिंग क्लास कर रहा है डीएवी के स्कूल के बच्चों का। वो कोई ट्यूशन कर रहा होगा, लेकिन ट्यूशन कर रहा होगा, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ रात को। तो क्यों क्विट क्यों कर जा रहे हो? अरे कितनों को लग रहा होगा कि डीएवी का कोई भी टीचर आपको रात को डीएवी का बच्चों का इवनिंग क्लास अभी कर रहा है? यू टेल मी। नो सर। तो क्विट क्यों कर रहे हो क्लास से? नो सर। हाँ, तो क्लास से करके क्विट क्यों कर रहे हो? अच्छा, 2 पॉइंट फार्मूला है। 2 पॉइंट फार्मूला में भी आपको डायरेक्ट 2 पॉइंट नहीं देगा, कभी कभी क्लू दे देगा, क्लू से निकालना है। जैसे कि बोलेगा देयर इज ए लाइन, हाँ बस वो क्रॉस कर दो ना, क्रॉस कर दो वही हो जाएगा, इसको लेके क्रॉस कर दो ना, अरे इसको क्रॉस कर दो वही फार्मूला हो गया, ठीक है? एवरीबॉडी गॉट इट? यस सर। हाँ, Yes. तो बेटे देखो वो क्या करेगा ना, L1 एक लाइन है, L2 एक लाइन है, L3 एक लाइन है, L4 एक लाइन है। तो बेटे वो बोलेगा L1 का इक्वेशन दे देगा, L2 का इक्वेशन दे देगा, L3 का दे देगा, L4 का दे देगा। वो बोलेगा हमारा वाला लाइन L वो इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट के थ्रू पास कर रहा है एंड इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट के थ्रू भी पास कर रहा है, तो उसका इक्वेशन निकालो। भाई आपको तुरंत देख के मालूम कर देना चाहिए कि इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दोगे तो ये पॉइंट मिल जाएगा, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दोगे तो ये पॉइंट भी मिल जाएगा। लाइन के ऊपर 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल गया L के ऊपर, तो 2 पॉइंट लगा के L का इक्वेशन निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, बताओ? Yes, sir. हाँ Yes. बस ऐसे ही आपको ऐसे ही तो आइडिया लगाना है, और क्या भाई। इंजीनियर नहीं बनोगे, बनना चाहते हो क्या? फिर साइंस क्यों पढ़ रहे हो? इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनना चाहते हो तो साइंस क्यों पढ़ते हो? हाँ, अगर इंजीनियर डॉक्टर या फिर बीएससी करना नहीं चाहते हो, मतलब बीएससी भी करो ना। जब बीएससी भी आप करोगे, कोई मतलब ऑनर्स करोगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में ऑनर्स करोगे, या फिर कुछ भी आप साइंस के लाइन में करोगे, तो दिमाग तो लगाना होगा ना। साइंस के लाइन में बिना दिमाग लगाए कैसे हो जाएगा? आप अगर एक मेडिसिन स्टोर भी खोलो तो आपको क्या लगता है कि मेडिसिन स्टोर क्या पान का दुकान है कि दुकान आएगा एक इंसान, भाई मेरा बहुत ज़ोर से सर्दी हो गया कि मेडिसिन दे दो, तो आप क्या है कि बुक देखोगे कौन सा बुक में मेडिसिन लिखा है, हाँ ये बुक ला के दे देना। अरे भाई उसके लिए फार्मेसी पढ़ना पड़ता है ना, समझ में आ रहा है ना? फार्मेसी बी फार्मा एम फार्मा करना पड़ता है भाई, उसके लिए पढ़ना पड़ता है 4 साल। अरे मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? मेडिसिन स्टोर खोलने के लिए हाँ सारे चीज़ें भाई दिमाग, सारे चीज़ों में दिमाग लगाना होता है। आप अगर दिमाग नहीं लगाओगे तो कैसा होगा? अच्छा, इंटरसेप्ट फॉर्म है। इंटरसेप्ट फॉर्म में मैंने आपको बोला था पहले, तो इंटरसेप्ट क्या होता है, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट क्या होता है? बेटा देखो ये लाइन है L, ये लाइन L है,
लाइन जिस पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है उस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वही होता है उस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट। मतलब ये पॉइंट लाइन इस पॉइंट में एक्सेस कट कर रहा है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट मानो ए है, तो ये लाइन का एक्स इंटरसेप्ट इज ए, ठीक है ना। और ऑब्वियसली वाई कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा यहाँ पर, ऑब्वियसली बोलने की जरूरत नहीं। वाई इंटरसेप्ट क्या होता है बेटे, जो पॉइंट में लाइन वाई एक्सिस को कट कर रहा है उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट, मानो इसका वाई कोऑर्डिनेट बी है, एक्स कोऑर्डिनेट तो जरूर 0 होगा ना, मेरा समझ रहे हो। हाँ, तो आपको एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट दे दिया बेटे, समझ रहे हो क्लैरिटी के साथ। Yes, sir. Yes, sir. तो बेटा अगर आपको लाइन का एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट दोनों ए बी दे दिया है तो लाइन का इक्वेशन कैसे निकालोगे ना, एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई डिवाइडेड बाई वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। ये हो गया आपका लाइन का इक्वेशन। बस खाली लास्ट को क्या कर दोगे बेटा, सिंप्लीफाई करके जनरल फॉर्म में ले आओगे। जनरल फॉर्म क्या है बेटे, ऐसा एक्स प्लस बी वाई प्लस इज इक्वल टू 0। समझ रहे हो कि नहीं? हेलो, एलसीएम Yes, sir. कर लोगे। अच्छा, ओके। ये भी आपको यहाँ पर भी आपको मतलब आपको भी डायरेक्ट ना दे के कुछ मतलब क्या होगा, कुछ गड़बड़ी क्या होगा, आप उस हिसाब से आपको डेटा निकालना होगा। अच्छा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बेटे आपको स्लोप के साथ वाई इंटरसेप्ट लेगा। अच्छा बेटे थोड़ी देर के लिए मैं वाई इंटरसेप्ट को सी पकड़ लेता हूँ, ठीक है ना, मैं अपना बुक के फॉर्मूला के हिसाब से आपको बताता हूँ। तो बेटा अगर वाई इंटरसेप्ट को सी पकड़ लें और बेटा अगर स्लोप आपको दे रखा है एम, अगर आपको ये दोनों चीज़ें दे रखा है स्लोप एम एंड वाई इंटरसेप्ट सी, तो सीधा लाइन का इक्वेशन क्या लिखोगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। मेरे बात समझ रहे हो क्लियरली? ये दोनों आपको गिवन होंगे, ये दोनों आपको गिवन होंगे। लेकिन जरूरी थोड़ी ना है कि ये दोनों आपको डायरेक्ट गिवन होंगे, नहीं, ये दोनों निकालने के लिए भी कुछ ना कुछ आपको प्रबंध किया गया होगा, है ना। जैसे कैसे प्रबंध किया गया होगा, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक क्रिटिकल एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। बोलेगा कि देयर इज ए लाइन L1, उसका इक्वेशन आपको दे देगा x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और बोलेगा कि आपका लाइन इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर है। मेरे बात समझ रहे हो, आपका लाइन इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर है, और बोलेगा ये जो लाइन L, बोलेगा ये जो लाइन L, ये लाइन y एक्सिस को एक पॉइंट पर कट करा है, और पॉइंट भी दे देगा जानबूझकर, तो पॉइंट देगा मानो 0,3। तो जरा सोचो उसने क्या बोला है आपको, उसने आपको लाइन एल का इक्वेशन पूछा है, लेकिन उसके लिए उसने क्या क्या आपको दे रखा है। पहले बोला है कि लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू L1, फिर बोला है कि लाइन एल वाई एक्सिस को 0,3 में कट कर रहा है, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन एल। भाई सीधा सा बात है, आपको दिमाग लगाना है कि मैं लाइन एल का इक्वेशन किस मेथड में निकाल पाऊंगा, क्या क्या मुझे मिल जाएगा यहाँ से। भाई एक तो परपेंडिकुलर है, L1 का स्लोप निकाल दोगे ना माइनस ए बाई बी लगा के, L1 का स्लोप निकला तो L का स्लोप भी निकल जाएगा, बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 है, तो L का स्लोप मिल गया, L का स्लोप मिल गया। अभी L y एक्सिस को 0,3 में कट कर रहा है, तो L का y इंटरसेप्ट भी तो मिल गया 3, C भी तो मिल गया, C मिल गया, M मिल गया, इक्वेशन निकाल दोगे ना mx प्लस सी y इक्वल mx प्लस सी। यस सर। या फिर यहाँ पर वो परपेंडिकुलर ना बोल के बोलेगा आपका लाइन एक दूसरा लाइन के साथ पैरेलल है, एक ही बात है ना। अब वो बोलेगा कि आपका लाइन एक लाइन है, उसका इक्वेशन निकालो, एल का इक्वेशन निकालो, और लाइन एल एक और एक लाइन एक के साथ पैरेलल है, इसका इक्वेशन है एक्स प्लस बी वाई प्लस इज इक्वल टू 0, निकालो। तो को दिमाग लगाना है ना, L1 के साथ एल पैरेलल है, तो L1 का स्लोप, हाँ क्या हुआ, हाँ Sir, we can simply say that x का intercept is the coordinate x and y. सॉरी couldn't get you, फिर से बोल, क्या बोल रहा है? सर हाँ, अगर y intercept बोल रहे हैं तो उसका उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होगा सर, और x कोऑर्डिनेट बोलेंगे तो उसका x कोऑर्डिनेट होगा सर। ऑब्वियसली यस बोला ना। एक्स डेफिनेशन चेक करो, मैंने नोट में लिखवाया था, एक्स इंटरसेप्ट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एट व्हिच द लाइन क्रॉस द एक्स एक्सिस, वाई इंटरसेप्ट इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एट व्हिच द लाइन क्रॉस द वाई एक्सिस, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट, ठीक है। अच्छा सुनो,
यहाँ पर आप L1 के स्लोप निकाल पाओगे, L1 के स्लोप से L का स्लोप निकाल दोगे, तो मतलब L का स्लोप पता चल गया। अभी L का स्लोप पता चल गया और उसने बोला है कि L y एक्सिस को इस पॉइंट पर कट किया है, तो L का y इंटरसेप्ट भी पता चल गया। दोनों तो पता चला, इक्वेशन निकालोगे। इसमें क्या है, इसमें क्या है बताओ, कर लोगे नहीं कर लोगे भाई? यस सर। दो ही बच्चे यस सर बोल रहे हैं, बाकी यस सर। यस सर। ठीक है। मैं अरे एक काम करते हैं, सुनो, खाली और दो तीन बचा है, इसलिए मैं कल को नहीं रख रहा हूँ, नहीं तो कल को रख लेते। 2-3 बचा है, 2-3 के लिए फिर और एक क्लास में रखूँगा, इसके लिए कर लेता है ना। ख़त्म तो हो गया यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, ख़त्म हो गया। अभी कल इवनिंग क्लास नहीं होगा, मैं और एक दिन करूँगा, मतलब ये के लिए आपको रिवीजन के लिए सीक्वेंशियल सीरीज़ का। सुनो मेरे बात, अब क्या आता है बेटे, स्लोप के साथ आपको एक्स इंटरसेप्ट दिया जाएगा, और एक्स इंटरसेप्ट को मैं थोड़ी देर के लिए डी बोल रहा हूँ, ठीक है बेटा? क्लैरिटी के साथ सुन लो, यहाँ पर आपको एम एंड डी एम डी दिया गया होगा, ठीक है ना? तो बेटा इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस डी, क्लियर और नॉट? उसने यहाँ पर लिखा है y इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस ए, क्योंकि उसने एक सेकेंड है, ओके हाँ रिज्यूम यस। अब देखो, तो आपको लाइन का स्लोप एंड डी दिया जाएगा, मतलब एक्स इंटरसेप्ट दे देगा, ये फॉर्मूला लगाओगे, यहाँ पर ए लिखा है क्योंकि उसने ए को एक्स इंटरसेप्ट लिया है, क्लियर और नॉट? अच्छा, तो यहाँ पर भी आपको डायरेक्ट चीज़ें नहीं दिया जाएगा, जैसे वहाँ पर मैंने बोला था, किसी दूसरे लाइन के साथ बोलेगा परपेंडिकुलर है या फिर पैरेलल है, तो उससे स्लोप निकाल दोगे, और बोलेगा कि लाइन एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर कट कर रहा है, मानो लाइन 3,0 में एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो लाइन का एक्स इंटरसेप्ट ही मिल गया है ना। लेकिन अरे समझ रहे हो कि नहीं भाई? हेलो, यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, लेकिन सुनो जब आपका हाँ अगर सुनो, यहाँ पर मैं कुछ बताता हूँ, क्या होता है कि ये फॉर्मूला याद रखना बहुत आसान होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस, क्योंकि 10th क्लास में ये फॉर्मूला किए, तो ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखो अच्छे से, नहीं रखोगे तो पाप होगा, रखो। लेकिन बाई चांस अगर दिमाग से निकल गया, बाई चांस अगर निकल गया, कोई नहीं, उसके लिए भी आपके पास दो तरीका है। एक तरीका मैंने अभी बताया था ना बेटे, आपको डिसाइड करना होगा, कभी कभी सेम इन्फॉर्मेशन को लेके एक नहीं बल्कि दो मेथड में निकल जाते हैं। तो मानो आपको स्लोप पता है, पता कर लिया आप, और मानो आप एक्स इंटरसेप्ट पता कर लिए, डी पता कर लिए, और आपको लाइन का इक्वेशन निकालना है, लेकिन आपको ये फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, ठीक है? कोई नहीं भाई, आपको स्लोप पता है और लाइन का एक्स इंटरसेप्ट पता है, मतलब लाइन जिस पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वो पॉइंट तो आपको पता होगा ना, d,0। अरे एक्स एक्सिस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट d,0 है, इसीलिए तो लाइन का एक्स कोऑर्डिनेट सॉरी एक्स इंटरसेप्ट d है ना भाई, मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। तो इनडायरेक्टली आपको लाइन के ऊपर एक पॉइंट भी मिल गया, लाइन का स्लोप मिला है, पॉइंट मिला है, पॉइंट स्लोप में भी निकाल सकते हो ना। अरे वही से ही मैं डिराइव किया था इसको, याद है ना भाई? यस सर। ओके, बस लास्ट को खाली बताता हूँ बेटा। देखो डी सी एम के बीच में एक रिलेशन होता है, डी इज इक्वल टू माइनस चीफ मिनिस्टर, ठीक है ना, माइनस सी बाई एम। सी इज वाई इंटरसेप्ट, एम इज स्लोप, डी इज एक्स इंटरसेप्ट। तो अगर आपको सी एम डी के बीच में से अगर दो पता है तो तीसरा का वैल्यू निकाल पाओगे। अगर डी एम पता है तो सी निकल जाएगा, सी डी पता है तो एम निकल जाएगा, ठीक है कि नहीं? एम इज स्लोप, एम इज स्लोप का लाइन का स्लोप, लाइन का स्लोप एम है, लाइन का एक्स इंटरसेप्ट डी है, वाई इंटरसेप्ट सी है, तो तीनों के बीच में ये रिलेशनशिप होता है। गॉट इट और नॉट? यस सर। हाँ, खाली नॉर्मल फॉर्म देख लो बेटे। नॉर्मल फॉर्म ऐसा होता है एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी, और मोस्ट केसेस में नॉर्मल फॉर्म में आपको सारी चीज़ें डायरेक्ट दे दिया जाता है। कभी कभार रेयरली नॉर्मल फॉर्म में आपको घुमा के कुछ देता है, लेकिन नॉर्मल फॉर्म के क्वेश्चन आप एनसीईआरटी में देखो, डायरेक्ट आपको चीज़ें दिया गया होगा, ओमेगा पी ऐसा बोल दिया होगा, डायरेक्ट नॉर्मल का लेंथ ना बोल के बोला होगा कि द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन ऑन टू द लाइन इज दिस, तो वही आपको पता कर लेना है, दैट इज योर पी। और ये बोला होगा दैट लेंथ दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन ऑन टू द लाइन इज मेकिंग एंगल 60 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, तो समझ लेना होगा ओमेगा दे रखा है, तो लगाओगे, ठीक है? लाइन का
हाँ, लाइन का जनरल इक्वेशन अगर आपको दिया गया है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो लाइन का जनरल इक्वेशन से आप लाइन का स्लोप कैसे निकालोगे? मानो आपको लाइन का इक्वेशन ऐसा दिया गया है, ध्यान रखो जनरल फॉर्म में राइट हैंड साइड में 0 होता है, याद रखो जनरल फॉर्म में राइट हैंड साइड में 0 होता है, कुछ 0 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं तो जनरल फॉर्म नहीं। क्लियर? Yes, sir. बस यस सर। तो जनरल फॉर्म में आप लाइन का इक्वेशन अगर जनरल फॉर्म में दिया गया है, स्लोप कैसे निकालोगे? माइनस ए बाई बी, फॉर्मूला है माइनस ए बाई बी, याद रखो। हाँ, रट्टा मार के जाओ, ठीक है ना? अगर याद नहीं रहा है तो बार बार याद रखो, रट्टा हो जाएगा। Yes. हाँ, एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकालोगे? देखो एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट दिनों ने निकालने का तरीका मैंने बताया था, सब में देखो माइनस 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 आ गए, माइनस माइनस माइनस। एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा ना, माइनस सी बाई एक्स इंटरसेप्ट पूछ रहा है ना, तो एक्स का जो कोफिशिएंट ए माइनस सी बाई ए, वाई इंटरसेप्ट पूछ रहा है माइनस सी बाई वाई इंटर पूछ रहा है ना, वाई का बने बी, अभी समझ रहे हो? Yes, sir. यस सर। हाँ, याद रखो। यस सर। बस 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 बस, तो ये चीज़ें बहुत काम आता है, मतलब लाइन का इक्वेशन से उसका स्लोप वगैरह निकालना, उसका एक्सेंट्रिक पॉइंट निकालना। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, बेटा मानो है कि पॉइंट इधर है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, एक लाइन इधर है जिसका इक्वेशन है x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर मैं ये पॉइंट से लाइन के प्रति एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, तो ये परपेंडिकुलर का लेंथ जो है दैट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन। इन फैक्ट दैट इज एक्चुअली द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम दैट लाइन, क्योंकि पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस अगर देखो तो ये सब लाइन उसका मतलब लाइन से डिस्टेंस है, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन होगा बेटा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पर लिखना चाहिए था उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? देखो बेटे, लाइन का इक्वेशन, हाँ सुनो, एवरीबॉडी लिसनिंग, पे अटेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, सुनो। पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस निकालना है, लेकिन कभी कभी लाइन का इक्वेशन वो जनरल फॉर्म में ना देके कुछ और फॉर्म में दे रखा होगा। तो पहला आपका टारगेट होगा कि लाइन का इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लाना है। जनरल फॉर्म में जेएक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, पहले इस फॉर्म में लाओगे, फिर जाके फॉर्मूला में अप्लाई कर पाओगे। पहला टारगेट, स्टेप 1। उसके बाद बेटा क्या करोगे ना, ये जो x1 y1 है ना बेटा, ये जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इसको लाके लाइन का जनरल इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है x प्लस बी प्लस सी, उसमें x को रिप्लेस करोगे x1 के द्वारा, y को रिप्लेस करोगे y1 के द्वारा, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट के द्वारा, ठीक है? मॉड डिवाइड बाय रूट ओवर ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। क्लियर और नॉट? Yes, sir. यस सर। हाँ, तो ऐसा फॉर्मूला निकल जाएगा। ओके, अब आता है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। भाई देखो सुनो, एक बात सुनो, मैं आपको पढ़ाया था फैमिली ऑफ लाइंस, फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस, फैमिली ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, फैमिली ऑफ पैरेलल, याद है ना भाई? लेकिन वो सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में नहीं है। तो जो क्वेश्चंस हमने फैमिली ऑफ पैरेलल, फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस, फैमिली ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, उनको लेके जो सवाल किए थे, वो सवाल आपको डायरेक्ट भी ये जो फार्मूला भी सीखे उससे भी हो जाएगा, है ना? लेकिन वो बताया था, लेकिन वो सिलेबस में नहीं है। क्लियर और नॉट? हेलो, ओके, सुनो मेरे बात। यस सर। हाँ, ये लास्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। बेटे डिस्टेंस देखो बेटा, अगर दो लाइन का इक्वेशन आपको ऐसे दे रखा है, Sir, can you do derivation for this? नो डेरिवेशन इज नॉट रिक्वायर्ड राइट नाउ। मैं डेरिवेशन इसीलिए नहीं करूँगा, एक तो रिक्वायर्ड नहीं है, दूसरा सारे बच्चे इंटरेस्टेड भी नहीं है, टाइम भी हो गया है। डेरिवेशन इज नॉट फॉर एग्जाम, तो मैं और एक दिन कभी फुर्सत में बताऊंगा। अभी खाली आप फॉर्मूला याद रखो, ठीक है? Yes. तो बेटे देखो, लाइन पहला सुनो, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस को निकालने के लिए दो फार्मूला है। ये एक फार्मूला दे रखा है, अभी दूसरा फार्मूला नीचे लिखूंगा। मेरे पहला फार्मूला कब अप्लाई करेंगे? ये फार्मूला कब अप्लाई करेंगे? जब दोनों पैरेलल लाइन का इक्वेशन ऐसे दे रखा हो, दोनों का x कोफिशिएंट सेम, दोनों का y कोफिशिएंट सेम, मेरे बात समझ रहे हो? एंड कांस्टेंट्स आर डिफरेंट। क्लियर और नॉट? यस सर। Yes. अभी यस सर। हाँ, अभी बेटे ये दोनों पैरेलल मुझे कैसे पता चला? क्योंकि भाई पता है ना कि इफ टू लाइंस आर पैरेलल, द रेशियो बिटवीन देयर x कोफिशिएंट्स इज इक्वल टू द रेशियो बिटवीन देयर y कोफिशिएंट्स। मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है, इसका मतलब दोनों का x कोफिशिएंट का रेशियो मस्ट बी इक्वल टू दोनों का y कोफिशिएंट का रेशियो। अगर इक्वल नहीं है तो दे आर नॉट पैरेलल, और यहाँ पर इक्वल है ना भाई, 1 है ना? तो देयरफॉर दे आर पैरेलल, इसलिए मुझे पता चला। क्लियर और नॉट? कोई अगर आपको पूछ दिया
कोई बाहर का इंसान आपको पूछ दिया, अरे तू बता, तुझे कैसे पता चला ये दोनों पैरेलल है, तुझे कैसे पता चला? नहीं से पता चला। अच्छा, कभी कभी क्या होगा, वो जो दूसरा वाला लाइन का इक्वेशन कैसे दिया गया होगा, मानो ऐसे दिया गया होगा, मतलब ऐसे दिया गया, मतलब फॉर एग्जाम्पल लैम्बडा ए, नहीं मैं एग्जाम्पल ही लेता हूँ, ठीक है ना। एक लाइन का इक्वेशन देगा 5x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, दूसरा लाइन का इक्वेशन देगा 10x प्लस 6y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब देखो बेटे, these two lines are definitely parallel to each other because the ratio between the x coefficients is equal to the ratio between the is equal to b1 by b2. a1 by a2 is equal to b1 by b2। लेकिन इन दोनों लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे अगर ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है तो पहले मुझे एक काम करना पड़ेगा, और वो काम क्या है, दोनों का x कोफिशिएंट को बराबर करना पड़ेगा और दोनों का y कोफिशिएंट को बराबर करना पड़ेगा। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? यस हाँ यस सर। हाँ, वो करने के लिए यहाँ पर आपके पास दो रास्ते है, और जो रास्ता आपके लिए इजी होगा वो रास्ता करोगे। देखो मेरे लिए यहाँ पर इजी है कि मैं इक्वेशन 1 में दोनों साइड में 2 मल्टीप्लाई कर दूँ, इक्वेशन 1 में दोनों साइड में 2 मल्टीप्लाई कर दूँ। एक इक्वेशन में बोथ लेफ्ट साइड में, लेफ्ट राइट में सेम चीज़ मल्टीप्लाई करने से वैल्यू चेंज नहीं होता। आप बोलोगे कि सर मैं इक्वेशन 2 में दोनों साइड में 2 डिवाइड कर लूँ, चलेगा? हाँ चलेगा ना, दौड़ेगा। लेकिन क्यों मैंने बोला, क्योंकि यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करने से यहाँ पर 10 हो रहा है, यहाँ पर 2 डिवाइड करने से 7/2 हो रहा है, कॉन्स्टेंट एक रेशियो आ जा रहा है। चलो कोई नहीं, तो इस फॉर्म में पहले लाना होगा, लाने के बाद ये फॉर्मूला लगाओगे C1 माइनस C2 का मॉड बाई रूट ओवर ऑफ दोनों का जो x कोफिशिएंट जो कि a है, a का स्क्वायर, प्लस दोनों का जो y कोफिशिएंट है, b का स्क्वायर। अगर दोनों का x कोफिशिएंट y कोफिशिएंट अलग अलग है तो पहले उसको लाके करना पड़ेगा। क्लियर है ना? यस। दूसरा है, अगर बेटे अगर बेटे एक लाइन का इक्वेशन दे रखा है L1 इज y इज इक्वल टू mx प्लस C1, और दूसरा लाइन का इक्वेशन दे रखा है y इज इक्वल टू m2x प्लस C2। अब क्यों मैंने ये दोनों लाइन का इक्वेशन में, सॉरी m2 नहीं भाई, सॉरी हाँ, क्यों मैंने दोनों लाइन के इक्वेशन में ये m लिखा है, क्यों यहाँ पर m1 m2 नहीं लिखा हूँ? भाई दोनों पैरेलल है तो दोनों का स्लोप तो इक्वल है। यस, दोनों का स्लोप तो इक्वल होगा। लेकिन मैं अगर C1 C2 को इक्वल कर दूँ तो दोनों आइडेंटिकल लाइन हो जाएंगे, मतलब कोइंसिडेंट लाइन एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगे, है ना, ओवरलैप कर जाएंगे, पूरा सेम टू सेम इक्वेशन हो जाएगा, है? समझ लो ना। ये y एक्सिस को किसी और एक पॉइंट पर कट कर रहा होगा, ये y एक्सिस को किसी और एक पॉइंट पर कट कर रहा होगा, इसलिए इसका y इंटरसेप्ट अलग है, इसका y इंटरसेप्ट अलग है। तो यहाँ पर मुझे दोनों पैरेलल लाइन का इक्वेशन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में दे रखा है और मैं उनके बीच में डिस्टेंस निकालना चाहता हूँ। तो यहाँ पर फॉर्मूला कौन बताएगा? C1 माइनस C2 का मॉड, वही C1 C2, मेरे बात समझ रहे हो, डिवाइड बाय रूट ओवर ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। क्लियर और नॉट? वेयर m इज देयर स्लोप। Yes sir. दैट्स इट। इतना करके आप निकालोगे तो काम खत्म। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। मैं आपका पूरा स्ट्रेट लाइन का रिवीजन करवाया, नथिंग आई लेफ्ट, कुछ भी छोड़ा नहीं। सुनो एक मिनट रुको भाई, रुको एक मिनट, इतना सा टाइम बचा, 1 मिनट रुको, सुनो मेरे बात। हाँ, मैं क्या बोल रहा था कि कोई भी चीज़ मैंने नहीं छोड़ा हूँ। इनफैक्ट यू मस्ट अप्रिशिएट कि मैंने आपको फार्मूला खाली रिवाइज नहीं करवाया, बल्कि फार्मूला कहाँ पर कैसे इस्तेमाल करना है वो भी मैंने आपको मतलब शॉर्टकट में सारे एग्जाम्पल देके दिखाया है ना, कि इस सिचुएशन में आपको ये फार्मूला इस्तेमाल करना है। यस सर। लॉन्ग क्वेश्चन उसी के ऊपर है। तो जो बहुत दिनों से क्लासेस नहीं किए थे वो भी इसको रिवीजन क्लासेस से मतलब उनका रिवीजन हो गया होगा, जो ऑलरेडी किए उनका भी हो गया। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर द नेक्स्ट 2 डे। हाँ क्या, यही क्लास ही चाहिए था सर।